Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have started our chapter number 1 from history unit number 2 and we have discussed about some interesting point from chapter number 1, like we have discussed about features of the Rig Veda, then Sanskrit and today's languages, then we have discussed about some life of the people in early Vedic age. I hope you understood very well about all the points related to previous lecture. In the today's lecture, first of all, we will learn about how people were organized in the Vedic period and we will discuss about megaliths. So let's get start the chapter. So first of all, let's learn about how people were organized in the Vedic period. So the Rig Veda reveals that people in the early Vedic age were split into certain groups. Each of those groups had a unique name and different roles to play in the society. सो वैदिक पीरियड के टाइम पे अर्ली वैदिक एज में जो सोसाइटी थी ये कई सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, लाइक प्रीस्ट है, किंग्स, आर्यास, झना, विश, ये सभी ग्रुप्स में. सो लेट्स लर्न अबाउट द all the groups that related to society of early Vedic age. So first of all it is priest. Priests who performed all rituals were known as Brahmins. प्रिस्ट कौन होते थे? अर्ली वैदिक पीरियड में प्रिस्ट होते थे जो रिचुअल्स कराते थे. प्रिस्ट हु परफॉर्म्ड ऑल रिचुअल्स वर नॉन एज ब्राह्मिन्स, और प्रिस्ट ब्राह्मिन्स के नाम से भी नाम के रूप में भी जाने जाते थे. सेकेंड इट इज किंग्स, ऑल्सो नॉन एज राजास, प्रोटेक्टेड द पीपल, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड रिजॉल्व फाइट्स एंड डिस्प्यूट्स अमंग द पीपल. सो सेकेंड ग्रुप था किंग का, जिसको हम लोकली बोलते हैं राजा. राजा का मेनली वर्क यही होता था कि जो पीपल है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा जाए, और जो भी डिस्प्यूट्स है पीपल के उसको सॉल्व भी किया जाए. सो दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, पैलेसेस और आर्मीज. उस टाइम पे कोई कैपिटल सिटी नहीं हुआ करता था, कोई पैलेसेस या फिर आर्मी का डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था. ओनली एक पोस्ट होती थी राजा की और किंग्स की. They did not collect taxes from people but lived on voluntary gifts as and tributes called bali. उस टाइम पे टैक्स कलेक्शन भी नहीं होता था. ओनली जो पर्सन होते थे ये कभी वॉलेंटरी अपनी गिफ्ट और ट्रिब्यूट्स किंग्स को भेजते थे, और इसको बोला जाता था बलि. After the death of the Raja, people elected another Raja. The son of a Raja did not automatically become the next Raja. और उस टाइम पे भी डेमोक्रेटिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, लाइक अगर राजा की डेथ होगी तो उसका जो एल्डर सन है ये राजा नहीं बनेगा. पीपल के द्वारा एक इलेक्शन होगा और न्यू राजा को इलेक्ट किया जाएगा. सो this is about kings. Then third group it is Jana and Vish. So the people or the community was known as Jana or Vish. वैदिक एज में हम बात करें जो पीपल होते थे, कॉमन पर्सन होते थे, जिसको हम बोलते थे जना और विश. फोर्थ इट इज आर्यास. सो people who composed the poems or hymns described themselves as आर्यास. जो भी पोएम को कंपोज करने का काम मीन्स लिखने का जो भी कुछ काम होता था ये करते थे आर्यास. फिफ्थ ग्रुप इट इज आर्यास कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स एज दसास और दस्यूस. फिफ्थ ग्रुप था दस्यू. आर्यन जो पीपल थे ये अपने ओपोनेंट्स को क्या बुलाते थे? दसास और दस्यूस. दासास did not perform sacrifices and may have spoken a different language. जो दासास है, दस्यूस है, ये कोई भी रिचुअल को परफॉर्म नहीं करते थे, ये ब्राह्मण को नहीं मानते थे. सेक्रीफाइसेस और अदर लैंग्वेजेस भी उसकी काफ़ी डिफरेंट होती थी. तो हम देख सकते हैं कि दस्यूस एक अलग ही टाइप का ग्रुप हुआ करता था.
Later, Dasa or Dasi meant slaves who were people captured in war. आफ्टर हम बात करें कि अर्ली वैदिक एज के बाद जो लेटर वैदिक एज आई, यहाँ पर ये जो दस्युस थे इसको स्लेव्स बनाया गया। ये सभी को वॉर में एज अ वॉरियर उसको रिक्रूट किया जाता था। सो दिस इज 5 important ग्रुप ड्यूरिंग वैदिक कल्चर लाइक priest, kings, Jana or Vish, Aryas and Dasas. Then some of these groups were more powerful than others. Brahmins, Rajas and Aryas were usually more powerful than the rest of the groups. The Sioux were different from the Aryas in their language they spoke and their way of life. As a result, Aryas treated them as opponents and considered them as inferior. Perhaps that is why slaves began to be known as dasas, because slaves were also considered inferior to their masters. तो हम बात करें कि ग्रुप में भी काफ़ी डिफ्रेंसिएशन था। लाइक हम बात करें ब्राह्मिन्स, राजास और आर्यास, ये काफ़ी पावरफुल थे, और जो भी कुछ बाकी के बचे हुए ग्रुप है लाइक जना और दस्यूस, ये काफ़ी डिफरेंट थे। जैसे कि हम बात करें दस्यूस, दस्यू एक अलग ही लैंग्वेज का यूज़ करते थे, एंड इसी के कारण आर्या से मीन्स ब्राह्मिन्स, राजा और आर्या है, ये जो दस्यूज है इसको ओपोनेंट मानते थे और इन्फीरियर कंसीडर करते थे। देन बात करें कि इसी के कारण दस्यूज को स्लेव्स बनाया जाता है और काफ़ी इन्फीरियर उसको माना जाता है और काफ़ी बुरा बर्ताव किया जाता है टू द दस्यूज। Then let's move to next point, and it is megaliths. Besides literary sources such as the Vedas, archaeological sources also provide information about the life of people during Vedic age. Burial sites are one such archaeological source. So megaliths ये एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। जैसे हमने देखा कि वैदिक कल्चर में, वैदिक टाइम में मोस्टली लिटरेरी सोर्सेस हमें मिलते हैं, बट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना भी लिखा है उसको हमें प्रूव भी करना होगा। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का काम क्या होगा, जो भी कुछ पॉइंट है उसको प्रूव करना। जैसे कि बरियल साइट्स, ये एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे वैदिक लिटरेचर पे, सॉरी वैदिक कल्चर पे क्या लाइफ होती थी पर्सन्स की। So around 3000 years ago, people in the Indian subcontinent started burying the dead and marking these sites using big stones known as megaliths. This definition you must remember. Around 3000 years ago, people in the Indian subcontinent started burying the dead and marking these sites using big stones. It is known as megaliths. The practice of erecting megaliths was common in Ashmir, in Deccan, in South and in Northeast India. So, megaliths क्या है? अराउंड 3000 ईयर्स अगो हम बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, जो पर्सन की डेथ हो जाती है, जो डेड बॉडी है, इसको बरी किया जाएगा, मीन्स उसको ज़मीन में दफनाया जाएगा, और उसको मार्क करने के लिए एक बिग स्टोन है ये प्लेस किया जाएगा। इसी को हम बोलेंगे मेगालिथ। और ये जो प्रैक्टिस है कि इरेक्टिंग मेगालिथ्स, ये काफ़ी कॉमन है इन कश्मीर, इन डेक्कन, इन साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो megaliths is derived from two different words, mega or lith. Mega means big and lith means stone, and megaliths is known as big stones. The next point, what do we know about the early Vedic people from megaliths? अर्ली वैदिक पीरियड के क्या क्या एविडेंस मिले फ्रॉम मेगालिथ्स? पीपल वर बरीड विथ ब्लैक एंड रेड वेयर, आयरन टूल्स एंड वेपन्स, एंड स्टोन एंड गोल्ड एडमेंट्स.
Skeletons of horses and horse equipment also have also been found in burials. Archaeologists believe that these things belong to person who was buried. So अर्ली वैदिक टाइम की बात करें तो पर्सन को बरी किया जाता था, उसको ब्लैक और रेड वेयर पहनाए जाते थे, उसके साथ कई सारे वेपन्स और टूल्स को भी बरी किया जाता था। ऐसे भी हमें एविडेंस मिले कि उसको एक गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स पहनाया जाता था, उसके साथ हॉर्सेस और हॉर्स इक्विपमेंट को भी दफनाया जाता था। तो ये सभी मेथड्स है कि किस तरीके से बरियल होगा। एंड archaeologists believe that these things belong to the person who was buried. And ये सभी things like weapons, tools, stone, gold ornaments, ये सभी जो ये सभी जो थिंग्स है ये बिलोंग करती है ये पर्सन को, कि ये उसकी चीज है, उसके साथ ही उसको दफनाया जाएगा। So some sites have more valuable things than others, which probably means that there was some difference in the status of buried people. This is similar to what the Rig Veda also suggests. Some burial sites have multiple skeletons buried at different times. This suggests that the same site was used to bury members of same family. So ये है burial styles कि किस तरीके से पीपल को बरी किया जाता था। मोस्टली ये एक सिस्टम है, ये हमें अर्ली वैदिक पीरियड में साफ देखने को मिलेगी और ऋग्वेद में भी इसके कई सारे एविडेंस हमें देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से बरी किया जाता है कोई भी पर्सन को। और ऐसे भी एविडेंस हमें मिले हैं कि कोई एक पर्सन है, उसके साथ दूसरे पर्सन को दफनाया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों पर्सन को एक साथ दफनाया गया, बट दिस सजेस्ट दैट द सेम साइट वॉज यूज टू बरी मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। एक फैमिली के सभी जो मेंबर है इसको एक ही जगह पे दफनाया जाएगा। तो ये सजेस्ट करता है कि कोई अगर दो बरियल हमें एक साथ देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम फैमिली के होंगे। Then let's move to practice question 4.1. So on the timeline given below, mark the following time periods. First, when megaliths began to be erected, and second, when in Amegao was occupied. So first, when megaliths began to be erected, it is around 1000 BC, and when Imegao was occupied, it is around 1600 BC to 700 BC. सो आपको ये सप्लीमेंट्री बुक में ये डिनोट करना होगा कि मेगालिथ्स बिगेन टू बी इरेक्टेड around 1000 BC and Imegao was occupied around 1600 to 700 BC। ये आपको डिनोट करना होगा। Then let's move to practice question 4.2. So arrange the following steps in making a megalith and write them the correct sequence in your fair book. So आपको मेगालिथ की प्रिपरेशन के लिए स्टेप्स बताने होंगे और इसकी करेक्ट सीक्वेंस यू हैव टू डायरेक्टली फिल अप इन योर नोटबुक। आप अपनी फेयर बुक में ये डायरेक्टली लिख डालना। सो फर्स्ट है डिगिंग पिट्स इन द अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खड्डा खोदना होगा। सेकंड, फाइंडिंग सूटेबल स्टोन। सूटेबल स्टोन कुछ एक बड़े भी नहीं कुछ छोटे भी नहीं, सूटेबल स्टोन हमें खोजने होंगे। थर्ड है ब्रेकिंग boulders. Fourth है transporting the stones. Fifth है shaping stones. Sixth है burying the dead and placing stones in position. ये 7 स्टेप आपको याद रखने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल digging pits in the earth. Second, finding suitable stone. Breaking boulders. Transporting the stones. Fifth है shaping stones. Sixth है burying the dead and seventh है placing stones in position. Then let's move to practice question 4.3, and it is what objects have been found at megalithic sites which were buried along with the dead.
Why do you think people buried the dead with these things? तो आपको ये सभी थिंग्स के बारे में लिखना होगा कि मेगालिथिक साइट्स के आसपास हमें कुछ थिंग्स भी देखने को मिलती है विद द डेड पर्सन। तो ये थिंग्स क्या डिनोट करती है? सो आंसर है द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड एट मेगालिथिक साइट्स which were buried along with the dead are distinctive ports known as black and red ware, iron tools and weapons. थर्ड है skeleton of horses and horse equipment. Fourth है ornaments of stone and gold. These all things we can see that with the dead person, like distinctive ports known as black and red ware. Second है iron tools and weapons, skeleton of horse and horse equipment, ornaments of stone and gold. ये सभी थिंग्स हमें डेड बॉडी के साथ में देखने को मिलेंगे नियर द मेगालिथिक साइट्स. I think people buried the dead with these things as they belong to the people buried and they believed in life after death. तो ये सभी थिंग्स को एक डेड पर्सन के पास हमें देखने को मिलेगी नियर द मेगालिथिक साइट. तो ये डिनोट करती है कि ये सभी थिंग्स बिलोंग टू पीपल बरीड. लाइक जो भी पर्सन को बरी किया जा रहा है, ये सभी थिंग्स उसकी है. दिस ऑल थिंग्स बिलोंग टू द पीपल दैट बरीड इन द मेगालिथिक साइट्स. Then let's move to practice question 4.4. So question is, based on the remains found at Imegaon, what could be the occupations of the people there? So based on the remains found at Imegaon, the people may have been farmers or herders. They may have also hunted animals and gathered fruits. Then let's move to practice question 4.5. An archaeologist finds a skeleton with ornaments on it and considers it to be a skeleton of woman. Do you agree with the archaeologist? I do not agree with the archaeologist because men might have also worn ornaments. क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक स्केलेटन फाउंड होता है नियर द आर्कियोलॉजिकल साइट एंड ये स्केलेटन के साथ आपको ऑर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे और आप इसको कंसिडर करेंगे एज अ वुमन, तो क्या ये सही है? क्या ये ट्रू बात है कि कोई ऑर्नामेंट्स अगर किसी के साथ मिलेंगे तो ये वुमन ही होगी? सो आई डोंट एग्री विद द आर्कियोलॉजिस्ट बिकॉज मैन माइट हैव ऑल्सो वॉर्न ऑर्नामेंट्स. मैं इस बात से अग्री नहीं करता क्योंकि मैन है ये भी ऑर्नामेंट्स पहन सकते हैं. ऐसा मानना कि वुमन ऑर्नामेंट्स पहनेगी मैन नहीं पहनेंगे, ये एक गलत बात है, ये फॉल्स सेंटेंस है. Then let's move to last practice question of the chapter, and it is, how do archaeologists distinguish between the skeleton of a man and woman? तो मैन एंड वुमन इसके स्केलेटन को किस तरीके से डिस्टिंग्विश किया जाए, उस दोनों में कैसे डिफरेंस निकाला जाए? सो आर्कियोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश between the skeleton of man and woman by looking at the bone structure. अगर हमें डिफरेंसेस निकालने हैं तो हमें एक ही फॉर्मूला का यूज करना है, लुकिंग एट द बोन स्ट्रक्चर. मैन एंड वुमन दोनों के बोन स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं और बोन स्ट्रक्चर को एनालिसिस करके हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मैन है या फिर वुमन. So this is about our today's lecture. In this lecture we have discussed about two interesting points. Like first of all we have discussed about how people were organized in the Vedic period, and we have discussed about megaliths. I hope you understood very well from this lecture, and if you have any doubts regarding this lecture you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will start our chapter number 2. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.